गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है 12th पीसीएम सॉल्यूशन, उसका हल कराना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो उसमें पहले दो टाइप का क्वेश्चन है। पहले है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में फर्स्ट है और सेकेंड है। ठीक है, जो शॉर्ट फर्स्ट है उसका हम क्वेश्चन नंबर 17 तक करा चुके हैं, 16 तक करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 17 से करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये जो अति लघु उत्तरी फर्स्ट है, ये अगर पूरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद सेकंड का हम कराना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भाग नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है केमिस्ट्री का। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज हो गई आपकी 6 तारीख, तो अब धीरे धीरे आपका एग्जाम भी करीब आता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे और पेपर को हल करते होंगे, तो आप प्रैक्टिस और स्टडी कंटिन्यू रखिए। तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हम क्वेश्चन बताएंगे, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा आपसे उम्मीद है। ठीक है, चलिए तो उस क्वेश्चन को हम बताने का आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, तो ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, इसके पहले हमने 16 क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट यानी 4 में हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, एक ही बार का लिखा जाए, 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। तो अर्ध आयु कितना है? 60 मिनट। क्लियर है? आगे देखिए, बोला जा रहा है कितने समय में, समय पूछा जा रहा है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो यहां टाइम पूछा जा रहा है। सवाल बहुत ही क्लियर है, इसका सेंस अगर आप समझ गए तो इसके बाद आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल दिया है, कितना दिया है? 60 मिनट। लेकिन वही इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और दागा जा रहा है। क्या दागा जा रहा है क्वेश्चन की, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करें क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? K इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये होता है एक फार्मूला। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर जो बंदा नहीं जानता है वो इसको नोट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का फार्मूला हो सकता है। सवाल ये इसी फार्मूले पे लग जाए, लेकिन इसमें एक सवाल और दागा गया है, तो इसमें हम जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चन को 2 फार्मूले से ट्रीट करेंगे। तो पहला फार्मूला ये आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो टी हाफ जो है आपका अर्ध आयुकाल है और के क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो यहां से पहले हम वेग स्थिरांक का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो समझिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इसके आगे हम लिखेंगे क्या, K इज इक्वल टू, ठीक है, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू दी गई हमको। तो टी हाफ की वैल्यू क्या दी गई है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन में टी हाफ की वैल्यू यहां पे दिया गया है, बोला गया था अर्ध आयु काल 60 मिनट। कितना है? 60 मिनट। ठीक है, तो ये जो 60 मिनट दिया गया है, हम इसको लिख लेते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब यही वैल्यू हम यहां पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो आइए हम इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो जब हम यहां पे रखेंगे 60, तो अब क्या करेंगे, अब ये 60 हो गया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, भाग करेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए, तो इसका भाग करेंगे तो हम इसको अब क्या करेंगे? काटेंगे इसको। तो जब 60 से हम इसमें भाग देंगे तो कैसे होगा? चाहे तो आप दशमलव पहले हटा के कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे डायरेक्टली भाग देंगे। तो अब आपका क्या आएगा भाग देने के बाद? अगर आप भाग देते हैं तो आपका आएगा भाग देने के बाद 0.0115। ठीक है,
इतना मिनट इनवर्स आएगा। प्रति मिनट होता है तो मिनट इनवर्स हम लिख देंगे, ठीक है। प्रति मिनट को मिनट इनवर्स लिख सकते हैं, लिखना हो तो आपका वेग स्थिरांक का मान कितना आ गया, तो वेग स्थिरांक का मान आपका ये आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा वेग स्थिरांक आया है 0.0115, ठीक है। लेकिन हमको इसमें क्या बताना है, इसमें पूछा गया कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो समय पूछा है। तो चलिए एक चीज अगर हमको पता चल गया है तो दूसरा भी पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो पुनः एक फार्मूला और लगेगा, कौन सा लगेगा, इसके बाद एक फार्मूला और लगने वाला है। तो वो आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि सवाल में भी बोला गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया लग गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लगेगा। तो लगेगा तो चलिए कैसे लगेगा, तो उसका सूत्र होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T होता है, ठीक है, इंटू लॉग 2 होता है और A अपॉन A माइनस x होता है। ये होता है फार्मूला, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सबको पता होगा। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिसको पता नहीं होगा, तो वो भी अगर ध्यान से देखेगा समझेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे इस फार्मूले पे, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए अगर आप एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, तो आपके लिए कोई कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो 10 पन्ने का भी सवाल होगा तो आप उसको लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नहीं है, बस समझना है आपको कैसे लगेगा। तो यहाँ पे K का वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता, क्लियर, क्योंकि हमारा यहाँ पे K का वैल्यू निकल चुका है। तो यहाँ पे हम K की वैल्यू रख लेते हैं। तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.01155। क्लियर है इतना, बिल्कुल। अब देखिए क्या होगा, बराबर ये वाला वैल्यू रखेंगे 2.303 अपॉन T है ना, तो T हमको क्या रखना होगा, बस यही समझना है आपको। तो आइए जरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा एक क्वेश्चन हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो यहां बोला गया है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो इसको हम T90 मानेंगे, ठीक है। जो T है उसको T90 मानेंगे ना, तो पूछा है 90%, तो यहां लिख देंगे T90, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए इनटू log 2^10, और एक चीज यहां पे ध्यान देना होगा आपको, बेसिक A अपॉन A माइनस एक्स क्या होगा। A क्या होता है, A होता है आपका, ये होता है प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, और ये होता है A माइनस एक्स क्या होता है, शेष सांद्रता। तो जो शेष मतलब जो बचा होता है वही होता है A माइनस एक्स, राइट। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता है कितनी है, 100% है, इतना क्लियर है ना। 100% में से 90% पूर्ण हो जा रही है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 90% पूर्ण हो जा रही है, तो कितने समय में हो रही है, बस यही सवाल पूछ रहा है आपको। तो अगर एक चीज प्रारंभिक सांद्रता, आप देखिए परसेंटेज हमेशा 100 से ही नापा जाता है, तो अगर हम प्रारंभिक सांद्रता मानते हैं क्या, 100, क्लियर। अब बट्टे A माइनस एक्स करें, A का मान अगर हम प्रारंभिक सांद्रता 100 लेते हैं तो विघटित सांद्रता निकालेंगे तो हो जाएगा A माइनस एक्स इक्वल टू 100 में से हम क्या करेंगे, x मतलब कि 90% पूर्ण हो चुका है, तो इसमें से हम 90 घटा देंगे। तो जब 90 घटा देंगे 100 में से तो हमारा आएगा 10, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो वही 10 हम इसमें कैसे करेंगे ये समझिएगा। तो A माइनस एक्स की बात किया जाए तो यहां हम रखेंगे 100, ठीक है, माइनस 90। कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए हम बस यही चाहते हैं कि बच्चों के माइंड में कोई भी डाउट ना हो किसी प्रकार की भी। चलिए इतना हो गया। अब देखिए, अब हम इसको यहां करेंगे तो ये यहां आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये यहां, समझ में आ रही बात। तो अगर हम यहां से निकालें T90, क्लियर, इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 हो जाएगा, बट्टे ये नीचे आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल। तो 0.1155, ठीक है, सॉरी यहां 0 रहेगा, दशमलव यहां रहेगा, ठीक है। अब इतना हो गया, इनटू लॉग इतना हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, तो लॉग हम करेंगे क्या, 2^10, 100 है, 100 रख दिए, बट्टे अब 100 में से 90 गया तो 10 आया कि नहीं, बिल्कुल इतना आ गया,
ठीक है, सवाल देखिए धीरे धीरे आपका सिंपल होता जा रहा है, बस आपको समझ जाना है कि कैसे सिंपल हो जाएगा। देखते ही देखते सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बस ये देखते रहिए। ठीक है, तो ये टी है, T90 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.1155, दशमलव यहां लगा रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए इनटू, अब एक जीरो से एक जीरो हम उड़ा देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे तो ये हो जाएगा log 10। तो कितने बच्चों को पता होगा, हमको लगता है 99% 9 बच्चों को पता होगा कि log 10 की वैल्यू क्या होती है। तो log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्या होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। हमें उम्मीद है कि सबको पता होगा लगभग log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो एक जीरो है तो एक हो गया। अगर हम पूछे log 100 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलेंगे 2 जीरो हो गया। अगर हम पूछे log 1000 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलेंगे 3। ठीक है, तो ये आपको समझने का एक तरीका है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो log 10 की वैल्यू फिलहाल हम 1 मानेंगे क्योंकि हमको 1 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 10 लिखा है ना log 10, तो 1 रखेंगे। तो चलिए जब हम 1 रखेंगे तो हमको कैसे समझ आगे लगेगा। देखिए T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.01155 ये हो गया इनटू 1। अब इसका मल्टीप्लाई यदि हम इसमें करते हैं तो आपका आएगा 2.303 अपॉन 0.01155, इतना आ गया ना। चलिए दशमलव यहां पे है और दशमलव यहां पे है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम दशमलव को भी डील कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। किससे करेंगे कि दो ऐसी संख्या से करेंगे जो कि दशमलव दोनों तरफ से हट जाए, और इसका हम भाग देंगे इसमें। बात समझ में आ रही है। इसका जब भाग देंगे इसमें तो भाग देने पे हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, 199.39 इतना मिनट। ठीक है, इतना मिनट आएगा T90 की वैल्यू जो हमको निकालनी थी। ठीक है, तो सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड था, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अगर ये सवाल समझ में आ गया आपको तो अब हम चलते लेकर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आपको तो सवाल ठीक ऐसे ही मिलेगा। ये हम आपको थोड़ा सा सवाल घुमा के बताएं, कठिन था। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन आपको कठिन नहीं लग रहा होगा अब। ठीक है, पहले तो पूछा जैसे तो आपको लग रहा होगा कि कठिन होगा, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है, बस समझना है आपको। और ऐसे ही अब इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आ सकता। ठीक है, आएगा तो इससे लो क्वालिटी का ही सवाल होगा और उसको आप चुटकी में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत घुमाएगा क्वेश्चन, तो बस आपको इसी लेवल पे ऐसे घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अब समय पूछ दिया, हो सकता है आपको वेग स्ट्रैक पूछ दे, तो बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बस ये नंबर आपका है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें 18वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो क्वेश्चन होता है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की दर, आणविकता में अंतर, इसमें से क्वेश्चन श्योरली पूछा जाएगा 3 नंबर में, ये तो 100% है। तो आपको हम एक हिंट देना चाहेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको एकदम कंपल्सरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये क्वेश्चन आएगा ही, अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, पढ़ने में कुछ जाता नहीं है, बस समझ लीजिए क्या होता है। तो अभिक्रिया और अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर होता है, बस वही हम स्पष्ट कर देते हैं, आप समझ जाइए। तो पहले हम समझ लेते हैं आणविकता की कोटि क्या होती है। ठीक है ना, चलिए तो अभिक्रिया की कोटि पहले। तो ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है समझिए, किसी अभिक्रिया की दर, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता, ठीक है, जो उसमें अभिकारक होता है, अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। समझ में आ रही बात? फिर से समझिए, हमें नहीं लगता कि आपको एक बार में समझ में आया होगा। फिर समझिए, इसमें बोला जा रहा है कि किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त होता है, व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घात, जो सांद्रता के पद होता है उसके घात, ठीक है, जो घात होता है उसकी घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर घात पे 1 है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर घात पे 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अगर 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। बस यही समझना है आपको, और कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए
अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मान लीजिए हम लेते हैं H2, ठीक है, क्या ले लिए H2, अब ले लिए H2 और ले ले Cl2, H2 और Cl2 मिलके क्या बनेगा, H2 और Cl2 मिलके 2HCl बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि CH2 भी दो ठो है, Cl2 भी दो ठो है, तो दो आगे लगा के HCl जोड़ दिए तो बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बन गया ना। उपस्थिति किसकी होगी, Hp, मतलब इसकी उपस्थिति होगी। और ये कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं और इससे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं और इससे इसको, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। चलिए तो अब हम बात करेंगे, इसमें पूछा एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, किसके, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में। तो पहले हम अभिक्रिया की कोटि समझ लिए, अब हम समझेंगे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखिए अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, ठीक। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता और एक तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि। आ रही बात समझ में। चलिए तो पहले हम समझते हैं कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है ये क्या होती है, ठीक है। यह एक सैद्धांतिक मान होता है, जो अभिक्रिया की आणविकता होता है ना, वह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। ये खासियत होती है अभिक्रिया की आणविकता की, ठीक है। अब अभिक्रिया की कोटि में अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो यह प्रायोगिक मान होता है। प्रायोगिक का मतलब प्रैक्टिकली मान होता है, ठीक है, जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि इसे प्राप्त किससे किया जाता है, तो समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग, ठीक है, सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है। आ रही बात समझ में। चलिए तो अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, किसका, अभिक्रिया की आणविकता, इसका मान शून्य नहीं होता है। किसका, जो अभिक्रिया की आणविकता होता है ना, इसका मान शून्य नहीं होता है, बल्कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसका मान शून्य हो सकता है, होती है ना अभिक्रिया, इसका मान शून्य होगा तो ये कौन सी अभिक्रिया, शून्य कोटि की, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो यह इसका मान शून्य हो सकता है, लेकिन आणविकता में अभिक्रिया का मान क्या होता है, शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए तो 4 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है ताकि आपको अच्छे से याद भी हो सके। और तीसरे की बात करें, तीसरा पॉइंट क्या है, इसका मान हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या बोले तो ना तो आधा, टुक्का, तिहाई, जैसे कि कहते हैं आधा ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सब नहीं रहेगा, पूरा पूरा होता है। जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी होगा, जो भी होगा पूरा होगा। अगर बोला जाए 3.5 तो क्या पूरा है ये, अब 3 तो पूरा है, उसमें आधा जुड़ गया तो 3.5 हो गया। तो ये आधा, टुक्का, तिहा हुआ वाला काम नहीं होता है, यहाँ पे पूरा पूरा, ठीक है। तो इसका मान हमेशा एक पूर्ण संख्या अथवा पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि बोला जाए 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, लेकिन पूर्ण संख्या। क्लियर है। चलिए आगे आइए इसमें बात करते हैं। तो जो अभिक्रिया की कोटि है इसमें इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। तो देखिए ये तो इनसे अलग ही चल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि ये पूर्ण संख्या होता है, तो ये बोल रहा है पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरह के होते हैं। जैसे बोला जाए कि इसका मान पूर्ण संख्या हो सकता है या भिन्नात्मक संख्या, दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसमें केवल पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें केवल पूर्ण संख्या होगी और इसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो होने का संभावना इसमें पाई जा रही है ना। तो देखिए प्रायिकता पे मत जाइएगा, संभावना की बात करें तो हो सकता है। चलिए अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट बोला जाए तो क्या है, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। जो अभिक्रिया की आणविकता होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इसके जस्ट अपोजिट क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि को देखा जाए अगर, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो जो अभिक्रिया की आणविकता इसमें केवल धनात्मक होगा, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है इसमें क्या होगा,
इसका मान धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें कोई ये बात फिक्स नहीं है कि ये धनात्मक ही होगा या ऋणात्मक ही होगा। इसमें दोनों तरह के संख्या क्या होता है, इसका जो मान होता है यह हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है। ठीक है, चलिए आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताया जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। बहुत कुछ समझते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा दिया ना, बहुत ही अच्छा, सिंपल है। इससे अच्छा क्या होगा। तो अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, तो अभी हमने जस्ट अभी आपको परिभाषा बताया अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप अपने से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आप अपने से लगा लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।